Hello everyone, welcome to the lecture room of Pharmaceutical Chemistry 2। आज हम एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में हमने पढ़ लिया है जो टॉपिक्स, वो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इंक्लूडिंग द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद हमने पढ़ा था एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में, और उसके बाद हमने सल्फोनामाइड्स के बारे में भी पढ़ लिया है। तो सल्फोनामाइड्स के बारे में जो हमने पढ़ा था कि दैट इज एंटीबैक्टीरियल एजेंट और एंटीबायोटिक जो जनरली सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ सेल डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज। ओके, तो अभी एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स में हमने सबसे पहले ये पढ़ना है कि लेप्रोसी है क्या, और उसके बाद कौन से टाइप के ड्रग्स ये लेप्रोसी में यूज होता है, लेप्रोसी के कंडीशंस क्या है, और इसके लेप्रोसी के क्लासिफिकेशन एज वेल एज ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो एज यू हैव सीन इन द इमेज, so leprosy is a bacterial skin disease infection। ठीक है, तो दिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इसलिए इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोला जाता है। स्किन में इफेक्ट करता है इसलिए स्किन डिजीज है, और उसके साथ साथ जो स्किन एरिया में ये कंडीशन होता भी है उसके जो आसपास के जो भी नर्व्स है दैट इज पेरिफेरल नर्व्स। तो वो पेरिफेरल नर्व्स आपने एचएपी में पढ़ा है कि पेरिफेरल नर्व्स क्या होता है, सेंट्रल नर्व्स क्या होता है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्व्स, वहां पे नर्व्स भी डैमेज होता है, तो ये स्किन को इफेक्ट करता है, इसके साथ साथ नर्व्स को भी इफेक्ट करता है, और उसके साथ साथ अगर म्यूकस मेम्ब्रेन भी होता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में देखिए, इट इज कॉज्ड बाय एसिड फर्स्ट बैसिली माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, डिजीज का नाम है लेप्रोसी, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। अगर माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की बात करें, दिस इज ए स्पीसीज ऑफ माइकोबैक्टीरियम एंड दिस इज ए एसिड फर्स्ट बैसिली। इन टर्म को हमें समझना पड़ेगा, एसिड फर्स्ट बैसिली क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैसिली क्या है। अगर हम नॉर्मल बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहां पे जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है उसे बोला जाता है बैसिली। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री आल्सो ए rod shaped bacteria, that's why it is bacilli। and why it is acid first, so we have to understand the gram staining procedure। ठीक है, तो जो जेल नेल्सन ने ग्राम स्टेनिंग प्रोसीड्यूर दिया था उसमें जो उस प्रोसेस से स्टेन हो जाता है उसे हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो नहीं होता है उसे बोला जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और सल्फोनामाइड्स जो था, सल्फोनामाइड्स था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा इफेक्टिव। तो ये एसिड, जैसे आप नॉर्मल ग्राम स्टेनिंग करते हो, जैसे सपोज बैक्टीरिया स्टेन हो गया और माइक्रोस्कोप में आपको दिखने लगा है, ठीक है, उसके बाद अगर आप उस पर एसिड देते हो तो वो क्या होता है कि एसिड से वो स्टेन कंप्लीटली चला जाता है। लेकिन जो एसिड फर्स्ट बैक्टीरिया होता है, या एसिड फर्स्ट बैसिली हो गया, या कोई भी दूसरे टाइप के विब्रियो या कॉकस टाइप का बैक्टीरिया हो सकता है, तो वहां पे वो जो स्टेन होता है वो एसिड के थ्रू से जाता नहीं है, तो इसीलिए दिस बैसिली इज एसिड फर्स्ट बैसिली। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज एसिड फर्स्ट बैक्टीरिया। कभी नॉर्मल कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि गिव एग्जांपल ऑफ एसिड फर्स्ट बैक्टीरिया, तो आप बोल सकते हो कि आराम से दैट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, दोनों के दोनों ही एसिड फर्स्ट है। जो ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज होता है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो अगर डिजीज पूछते हैं कि एसिड फर्स्ट बैक्टीरिया से कोई भी डिजीज, that is TB and leprosy। okay, so it is also known as Hansen disease after the scientist who discovered the bacteria at 1873। ठीक है, तो इसीलिए इसे हेंसन डिजीज भी कहा जाता है। सिंपल फॉर योर इंफॉर्मेशन कि हेंसन डिजीज क्या है, हेंसन डिजीज इज नथिंग बट द लेप्रोसी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
This disease appears as patches which are less sensitive, less painful, with long incubation period of 4 to 5 years. नॉर्मली जो स्किन इन्फेक्शन होता है या डर्माटाइटिस होता है, ये इतने दिन तक नहीं रहता, लेकिन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट हैज बीन कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री, वो 4 से 5 साल तक रह सकता है। और उसमें क्या होता है कि जैसे स्किन कंडीशन आपको बताया गया है, तो वो स्किन में एक पैचेस टाइप पड़ता है रेड कलर का, और जहां पे धीरे धीरे क्या होता है कि वहां के नर्व्स डैमेज होता है, पेरिफेरल नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्व्स जैसे डैमेज होता है, साथ ही साथ वहां के सेंसेशन भी खत्म होने लगता है, इसीलिए वो एरिया सेंसिटिविटी कम हो जाता है और उसमें इतना पेन भी नहीं होता है। लेकिन ये कंडीशन अगर रहे तो धीरे धीरे आपके जो भी पेरिफेरल ऑर्गन्स है या नॉर्मल जो स्किन एरिया है उसे कंप्लीटली और परमानेंटली डैमेज कर देता है। जैसे आपको यहाँ पे एक इमेज दिया गया है, देखिए। तो यहाँ पे देखिए कि इस पर्सन के हाथ से नॉर्मल लेप्रोसी होते होते इसका फिंगर्स वगैरह पूरा डैमेज हो चुका है। ये कंप्लीट स्किन डिफॉर्मिटीज है, ठीक है। तो समटाइम्स बहुत ज्यादा टाइम के लिए अगर लेप्रोसी होता है या नॉर्मल अगर प्राइमरी लेवल पे या फर्स्ट लेवल पे इसे ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे स्किन को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर लेप्रोसी के क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं कि अकॉर्डिंग टू सीवियरनेस कि वो कितना खतरनाक है, जैसे कैंसर आप क्लासिफाई करते हो कि फर्स्ट स्टेज कैंसर, सेकेंड स्टेज कैंसर या लास्ट स्टेज कैंसर, वैसे ही बहुत सारे डिजीज का क्लासिफिकेशन होता है कि कौन से कंडीशन में वो डिजीज है। वैसे ही अगर आप नॉर्मल लेप्रोसी की क्लासिफिकेशन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू हु, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एक तो है पॉसीबैसिलरी और एक है मल्टीबैसिलरी, ठीक है। तो पॉसीबैसिलरी को स्मॉल फॉर्म में पीबी कहते हैं, पॉसी पी, बैसिलरी बी, लेप्रोसी एल, तो पीबीएल भी कह सकते हैं। और मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी इसे एमबीएल भी कहा जा सकता है, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में पीबी या एमबी भी बोला जा सकता है। तो बेस्ड अपॉन द पैचेस एंड द नर्व डैमेज ये क्लासिफाई किया गया है। मतलब अगर आपके स्किन में या किसी लेप्रोटिक पर्सन जो जिसमें लेप्रोसी हुआ है उसके स्किन में पैच के नंबर कम होते हैं तो उसे नॉर्मल पॉसीबैसिलरी लेप्रोसी कहा जाएगा। और इसमें जनरली देखा गया है दिस इज द पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब बहुत ज्यादा भी वो स्किन डैमेज नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या है कि जो सेंसेशन लॉस हुआ है दैट इज पार्शियल, मतलब कभी कभी सेंसेशन देता है वो स्किन एरिया और कभी वो सेंसेशन नहीं देता है। और इसमें नर्व की कंडीशन अगर काउंट करें तो जनरली 1 या 2 नर्व्स इन्वॉल्व होता है, उससे ज्यादा नर्व इन्वॉल्व नहीं होता है पॉसीबैसिलरी लेप्रोसी में। लेकिन मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी, मल्टी मतलब मोर, ठीक है, तो यहाँ पे स्किन पैचेस भी मोर दिखेगा, मतलब सिवियरिटी ज्यादा है, स्किन पैचेस भी मोर दिखेगा। जनरली देखा जाता है कि 5 या उससे भी ज्यादा अगर स्किन पैचेस देखा जाता है फॉर ए सर्टेन एरिया तो उसे बोला जाता है मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी। क्यों ये मल्टीबैसिलरी? क्योंकि बैसिलरी मतलब जो बैसिलस के काउंट होता है, ठीक है, तो ज्यादा एरिया में बैसिलस फैल गया है इसलिए मल्टीबैसिलरी, ठीक है। तो 5 नंबर से ज्यादा अगर पैचेस देखा जाता है और दैट इज कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब वहां पे अगर स्किन पे आप नॉर्मल कुछ टच कराओ या कट कर दो तो उसे वो सेंसेशन नहीं आता है, क्योंकि वहां के जो भी स्किन नर्व्स या पेरिफेरल नर्व्स है वो कंप्लीटली डैमेज हो चुका है और वहां से धीरे धीरे क्या होता है कि स्किन डिफॉर्मिटीज की तरफ धीरे धीरे बढ़ने जाता है। तो ये है अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी एंड द नर्व्स इन्वॉल्व एंड द लॉस ऑफ सेंसेशन कह सकते हो या नंबर ऑफ पैचेस कह सकते हो, इसके बेसिस पे लेप्रोसी 2 टाइप का है। इसके अलावा भी एक क्लासिफिकेशन है दैट इज क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। वो जो क्लासिफिकेशन था वो जनरली काफी इजी था, मतलब बहुत जनरल कहने के लिए। क्लिनिकली अगर मतलब डॉक्टर की भाषा में देखा जाए तो इसे 5 टाइप से डिवाइड किया जाता है, दैट इज ट्यूबरक्यूलोइड टू लेप्रोमेटस, ठीक है। सब में देखिए जो टीटी, बीटी, बीबी, बीएल, एलएल इस टाइप के शॉर्ट फॉर्म में इसे क्लासिफाई किया जाता है।
और ये क्लासिफिकेशन किया था साइंटिस्ट रेडली एंड जॉपलिंग ने। ठीक है, जो ट्यूबरक्यूलोइड लेप्रोसी है वो ट्यूबरक्यूलोइड लेप्रोसी इसमें सबसे कम सीवियर है, और जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी है वो सबसे ज्यादा सीवियर लेप्रोसी माना जाता है। ठीक है, तो जो ट्यूबरक्यूलोइड, उसके बाद बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्यूलोइड, मतलब ट्यूबरक्यूलोइड से बॉर्डर थोड़ा सा क्रॉस किया इसीलिए बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्यूलोइड, मतलब ट्यूबरक्यूलोइड के बॉर्डर में है। उसके बाद माइल्ड बॉर्डर लाइन, मतलब वो ट्यूबरक्यूलोइड से और थोड़ा बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर चुका है। इसके बाद बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस, मतलब वो लेप्रोमेटस लेप्रोसी के बॉर्डर में है, किसी भी टाइम पे वो लेप्रोमेटस लेप्रोसी में क्रॉस कर सकता है। और लास्ट फॉर्म इज लेप्रोमेटस लेप्रोसी, दैट इज LL। ठीक है, तो लेप्रोमेटस लेप्रोसी में सबसे ज्यादा कंडीशन होता है खराब, जहां पे बहुत ज्यादा स्किन पैच दिखने लगता है, सेंसेशन कंप्लीटली लॉस हो जाता है, और उसमें प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो वो सारे कंडीशन लेप्रोमेटस लेप्रोसी में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी अकॉर्डिंग टू द हु एंड अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल कैटेगरी, दैट इज अकॉर्डिंग टू रेडली एंड जॉपलिंग। ठीक है, अगर हम ड्रग्स की बात करें तो जो ड्रग्स लेप्रोसी ट्रीट करने में यूज होता है दैट इज एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो इस एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स को ये 4 क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज वेरी कॉमन, और इसे आप नॉर्मल फार्माकोलॉजी या फार्माकेमिस्ट्री दोनों के लिए पढ़ सकते हो, डिप्लोमा के लिए भी, इसके साथ साथ बैचलर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। तो सबसे जो ज्यादा फर्स्ट लाइन ड्रग यूज होता है दैट इज सल्फोन, सल्फोन क्लास, दैट इज ऑल्सो अगेन ये सल्फा क्लास। हमने लास्ट सल्फा क्लास हमने सल्फोनामाइड में पढ़ा था। तो ये जो डैप्सोन, ये जो ड्रग्स के एग्जांपल है डैप्सोन, दिस इज ऑल्सो ए क्लास ऑफ सल्फोनामाइड्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सल्फोन, सल्फेट के साथ ओन कीटोन ग्रुप है, दैट इज सल्फोन। तो सल्फोन ये जो डैप्सोन है इसको शॉर्ट फॉर्म में DDS भी कहा जाता है। बहुत टाइम पे डैप्सोन की जगह पे DDS वर्ड ये भी यूज होता है। DDS क्यों यूज होता है? क्योंकि इसका और एक कॉमन नाम है दैट इज डाई एमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन। ठीक है, जब हम इस ड्रग्स के स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें ये नाम बहुत क्लैरिफाई हो जाएगा कि इसे डाइएमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन क्यों कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो ड्रग है दैट इज फेनाजिन ड्राई, फेनाजिन ऑल्सो ए केमिकल क्लास, जो जनरली डाई फॉर्म करता है, जो कलर देता है उसे बोला जाता है डाई। तो इसके अंदर ड्रग्स है क्लोफाजिमिन। उसके बाद एंटी टीबी ड्रग्स, क्योंकि ये ट्यूबरक्यूलोइड भी एक क्लासिफिकेशन था, तो जो ड्रग्स कुछ टीबी में यूज किया जाता है वही कुछ ड्रग्स यहाँ पे भी यूज किया जाता है। इसके जैसे लेप्रोसी खत्म हो जाएगा उसके बाद हम एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग पढ़ेंगे, तो वहां पे ये सारे ड्रग्स फिर से कॉमन आएगा। तो दैट एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स पे है रिफाम्पिन और रिफाम्पिसिन, सेम ड्रग है। उसके बाद इथियोनामाइड। ठीक है, ये 2 ड्रग फ्रॉम एंटी टीबी कैटेगरी। इसके अलावा भी बहुत ड्रग्स है टीबी कैटेगरी में, लेकिन ये 2 ड्रग लेप्रोसी में यूज होता है। इन तीनों क्लास के अलावा, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, ये क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक ड्रग्स यूज होगा ही। और वो एंटीबायोटिक ड्रग्स कौन से हैं? वो एंटीबायोटिक ड्रग्स है ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, मिनोसाइक्लिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये भी एंटीबायोटिक अलग अलग क्लास के हैं। जब हम एंटीबायोटिक डिटेल्स में पढ़ेंगे तो ये क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, और इसके साथ साथ इसका नाम ऐसे क्यों हुआ, वो ओफ्लॉक्सासिन कौन से क्लास का ड्रग है, क्लैरिथ्रोमाइसिन कौन से क्लास का ड्रग है, और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो भी जानेंगे। तो ये जनरली जो हमने सल्फोनामाइड पढ़ा था तो हम देखेंगे कि सबका मैकेनिज्म वगैरह सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हमने ड्रग्स का पढ़ा है तो इसमें अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो देखेंगे कि हर किसी का मैकेनिज्म अलग अलग टाइप का है। ठीक है, तो उस अलग अलग मैकेनिज्म के टाइप पे हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम ये ड्रग्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम। होप कि आपको समझ आया है। अगर कुछ भी पॉइंट आता है आपके दिमाग में प्लीज कमेंट कीजिए।